वोट खरीदने के लिए उन्होंने सभी जिन लोगों को भी दिया है 10-10 हजार रुपया, वो वोट को मैनेज करने के लिए दिया। गाँव में जाकर के जनताओं से मिलते हैं और एक कार्ड बनवाते हैं और कहते हैं कि हम 20,000 रुपया देंगे। ये कैसे हो सकता है? शराब से मुक्ति दिलवाना पहला काम। दूसरा काम, यहाँ के विद्यार्थियों को, यहाँ के बेटा और बेटियों को अपने घर में अच्छी शिक्षा का साधन मुहैया। अगर इंदिरा आवास दिए हैं तो क्या मुसलमान को नहीं दिए हैं? इतना नफरत अगर मोदी जी से है। शांत किशोर जी का तो यही कहना है कि अगर मुझे मिल गया तो बिहार का भाग बदलते देर नहीं लगेगा, और उसी कड़ी में बेनीपट्टी का भाग बदलते देर नहीं लगेगा। वोट तो उनको 100% चाहिए, लेकिन हम उनकी बराबरी में बैठ सकें ऐसा वो हरगिज नहीं चाहते हैं। पहला काम आपका कौन सा होगा बेनीपट्टी विधानसभा में? बेनीपट्टी के युवाओं को, यहाँ के बेरोजगारों को, पलायन जैसे। प्रवेश जी, आप मुसलमान हैं और मुसलमान लोग ज़्यादा ओवैसी को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, आरजेडी को सपोर्ट करते हैं, और क्या रीज़न हो गया कि आप प्रशांत किशोर को चुने? क्या लगता है इस बार प्रशांत किशोर बना पाएंगे सरकार बिहार में? निश्चित तौर पर जाइए WSP न्यूज़ के साथ, और अभी हम बेनीपट्टी विधानसभा में मौजूद है और हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं जनसुराग से प्रत्याशी चुने गए हैं परवेज आलम जी, जो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका WSP न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, पहला सवाल आपसे हमें है कि सर 5 साल में वर्तमान विधायक का कामकाज कैसा रहा? देखिए, हमारे विधायक 5 साल नहीं 10 साल का मौका मिला उनको, लेकिन बेनीपट्टी के लिए जो उनको दर्द होना चाहिए, बेनीपट्टी के विकास के लिए, बेनीपट्टी के नौजवानों के लिए, बेनीपट्टी के बुजुर्गों के लिए, वो दर्द उनको कहीं दिखाई नहीं दिया। अगर वो दिखाई दिया हुआ होता तो बेनीपट्टी के युवा आज पलायन करने को मजबूर नहीं होते। और छठ जैसे महात्योहार में आपने देखा होगा कि ट्रेनों में गेट से नहीं बल्कि खिड़कियों से घुस करके वो अपने घर आ रहे हैं। अगर यहाँ हमारे विधायक जी के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा, अगर यहाँ उनको रोजगार का साधन मुहैया करवा दिया जाता तो निश्चित तौर पे आज जो ये तकलीफें उठा करके लोग आ रहे हैं अपने घर त्यौहार मनाने, अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर पे ही वो आनंद से रहते और अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करते। प्रवेश जी, आप मुसलमान हैं और मुसलमान लोग ज़्यादा ओवैसी को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, आरजेडी को सपोर्ट करते हैं, और क्या रीज़न हो गया कि आप प्रशांत किशोर को चुने? देखिए, आपने कहा कि मुसलमान ओवैसी को पसंद करते हैं, आरजेडी को पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है। मुसलमान जो कोई भी वोटर है वो बिहार के ही नहीं, हिंदुस्तान के तमाम अमन पसंद सेकुलर मिजाज रखने वाले जो भी पार्टियां हैं, जो भी नेता हैं, उनको पसंद करती है। क्या लगता है इस बार प्रशांत किशोर बना पाएंगे सरकार बिहार में? निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर जी ने पहले कहा था कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसी अनुपात में हम उनका प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे। आपने देखा होगा कि महागठबंधन का भी टिकट बटा, इंडिया गठबंधन की तरफ से, एनडीए गठबंधन की तरफ से, लेकिन इन लोगों ने मुसलमानों को एक तरीके से अछूत मान करके टिकट देने से भी गुरेज किया। अपने को मतलब हमारा वोट तो उनको 100% चाहिए, लेकिन हम उनकी बराबरी में बैठ सकें ऐसा वो हरगिज नहीं चाहते हैं। नतीजे के तौर पे आप देख लीजिए, दरभंगा में जाले विधानसभा से एक प्रत्याशी को टिकट दे करके रात में टिकट दिया गया और सुबह वापस ले लिया गया। नौशाद को, मतलब ठीक है, आपने नाम बोला, मैंने नाम नहीं बोला, लेकिन दिया गया किसको? अगर जो लोग ये कहते हैं कि महागठबंधन मुसलमानों के लिए बड़ी फायदे की चीज है, तो अगले चुनाव में महागठबंधन ने किसको हराया? महागठबंधन ही के नेता ने, जो आज महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, उन्होंने ही एक विवादित बयान दे करके महागठबंधन के प्रत्याशी को हरवाने का काम किया। और इस बार जब नौशाद आलम को टिकट मिला तो रात में क्या खेल खेला इन्होंने, सुबह में उससे टिकट वापस लेकर के फिर वो अपना घिनौना चेहरा दिखला करके और महागठबंधन के प्रत्याशी हो गए। तो अब यहाँ के तो वो लोग
जो अपने को कल तक महागठबंधन के बड़े हितैषी समझ रहे थे, उनको फैसला करना है कि हमको पूरे बिहार में करना क्या है। अच्छा प्रवेश जी, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनताओं के बीच में जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, क्या क्या समस्या सुनने को मिल रहा है? देखिए, आम तौर पे बेनीपट्टी ही नहीं, पूरे बिहार में जो रोजगार का मामला है, पलायन का मामला है, ये पहला मामला आता है। दूसरा, मिथिला ही नहीं, पूरे बिहार में यहाँ के लोग, यहाँ के विद्यार्थी जो पढ़ने में जो उनके अंदर कला है, जो टैलेंट है, उसको बिहार में परखने की कोई जगह नहीं मिली। नतीजे के तौर पे बिहार के विद्यार्थी दूसरे स्टेट में जाके अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करते हैं, लेकिन उनके अपने घर में कोई उचित साधन नहीं मिल पाता है। और आज आप सब देख रहे हैं कि उसके बदले में अगर घर में हमारे साधन ये होता, हमारे घर में स्कूल होता, हमारे ब्लॉक में, हमारे अनुमंडल में कॉलेजेस होते हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटियां होती, तो हमारे गार्जियन को भी अपनी ज़मीन जायदाद बेच करके दूसरे स्टेट में अपने बच्चों को नहीं भेजना पड़ता। तो ये जो कुछ है, आज अगर आपको अभी कोई ऐसा मर्ज हो जाए जिसमें आपको तुरंत इमरजेंसी में डॉक्टर के यहाँ जाना हो, तो सिवाय ये कि भाई दरभंगा और पटना का साधन सहारा लेने के, घर में आपके अनुमंडल में, जिला में कोई साधन नहीं मिल पाता है। क्या अगर प्रवेश जी को बेनीपट्टी के जनता अगर आशीर्वाद देते हैं तो क्या यहाँ डिग्री कॉलेज या सरकारी हॉस्पिटल उपलब्ध करवाएंगे? निश्चित तौर पे अगर मुझे मौका मिलता है तो हमारी पार्टी का, तो प्रशांत किशोर जी का तो यही कहना है कि अगर मुझे मिल गया तो बिहार का भाग बदलते देर नहीं लगेगा, और उसी कड़ी में बेनीपट्टी का भाग बदलते देर नहीं लगेगा। मधुबनी का सांसद जी एक बड़े बयान दिए हैं कि अगर मुसलमानों को मोदी जी से नफरत है तो मोदी जी के बनाए हुए रोड पे ना चले, मोदी जी के दिए हुए अनाज ना ले, मोदी जी के लिए दिए हुए गैस सिलेंडर ना ले। अगर इंदिरा आवास दिए हैं तो क्या मुसलमान को नहीं दिए हैं? इतना नफरत अगर मोदी जी से है तो मुसलमान रोड पे ना चले। देखिए, चूंकि काफ़ी दिनों से उनको मंत्री बनने की छटपटाहट है और अब तक उनको केंद्र में मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, तो कैसे अपने नेता को ऊट पटांग बयान दे करके खुश किया जाए ताकि मुझे मंत्रिमंडल में जगह मिल सके। इसी कड़ी में हमारे सांसद महोदय ने भी ये अनर्गल बयान दिया है अपने नेताओं को खुश करने के लिए। लेकिन बेनीपट्टी ही नहीं, पूरे बिहार की महान जनता उनके इस हल्के बयान को उतने ही हल्के में ले रही है जितना हल्का में उन्होंने बयान दिया है। इस बार अगर बेनीपट्टी विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से पिछले पंचवर्षीय 2020 में 32,652 मतों से विजय प्राप्त किए, और इस बार क्या लगता है आपको? 32,000 वोटों से जो विजय श्री मिली थी बेनीपट्टी में, इस बार जो छठ करने 64,000 लोग बेनीपट्टी में आ रहे हैं त्यौहार मनाने, वो 64,000 जो पलायन करने पे मजबूर हैं, वो 64,000 मतदाता जनसुराज के स्कूल के बस्ता छाप कर जब 11 तारीख को बटन दबाएंगे तो 14 तारीख को आपको पता लग जाएगा कि 32 बड़ा है या 64 बड़ा है। पहला काम आपका कौन सा होगा बेनीपट्टी विधानसभा में? बेनीपट्टी के युवाओं को, यहाँ के बेरोजगारों को पलायन जैसे अब शराब से मुक्ति दिलवाना पहला काम। दूसरा काम, यहाँ के विद्यार्थियों को, यहाँ के बेटा और बेटियों को अपने घर में अच्छी शिक्षा का साधन मुहैया हो जाए। और तीसरा काम, यहाँ के सभी सम्मानित जनता को अपने घर में अच्छी इलाज की सुविधा मिल जाए, बेनीपट्टी में भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिल जाए। मेरा पहला फोकस इसी पे है। अच्छा, एक बात आपसे पूछना था कि नीतीश कुमार जी चुनाव के करीब समय आया तो 10-10 हज़ार प्रत्येक महिला को जीविका दीदी के माध्यम से अकाउंट पर दिए हैं, और गांव समाज में जाते हैं तो कहते हैं कि हमें नीतीश जी 10,000 रुपया दिए। इस पे आप क्या कहिए? देखिए, ये तो इस पे तो ये चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि पूरे नीतीश जी ने अपने पूरे कार्यकाल में 10 रुपया नहीं दिया।
लेकिन आज जब चुनाव का वक्त आ गया, बिगुल बज गया, तो वोट खरीदने के लिए उन्होंने सभी जिन लोगों को भी दिया है 10-10 हजार रुपया, वो वोट को मैनेज करने के लिए दिया। लेकिन इसका रिएक्शन ये है कि पूरे परिवार में, पूरे गांव में 25-50 आदमी को मिला है, जिनको नहीं मिला है तो वो रिएक्ट करेंगे। तो मैं इस पैसे को बहरहाल रिश्वत ही मानता हूँ। अच्छा, आपका जो पार्टी है वो प्रत्येक गांव में जाकर के जनताओं से मिलते हैं और एक कार्ड बनवाते हैं और कहते हैं कि हम 20,000 रुपया देंगे, ये कैसे हो सकता है? हमने जो सोचा था, हमारी पार्टी ने जो सोचा था, वो प्रशांत किशोर जी का वो प्रोग्राम है, गारंटी कार्ड है कि अगर हम सत्ता में आए तो ये जो 5 चीज हम आपको लिख के दे रहे हैं, ये हमारे सरकार बनते ही आपके खाते में ये सारी सुविधा ट्रांसफर हो जाएगी। और हमने कभी सत्ता का भोग नहीं किया है जो हम पुनः सत्ता को पाने के लिए झूठा वादा कर रहे हैं। मैंने तो यहाँ के मतदाताओं का, यहाँ के जनता का जो दुख दर्द देखा है, उसमें उस दुख दर्द को तुरंत हम क्या कम कर सकते हैं, उसमें कितनी सहायता कर सकते हैं, वो अपनी तरफ से दिया है। और गांव-गांव चुनाव तो आज बिगुल बजा है, लेकिन हम तो 3 साल से, जब से हमारी पार्टी बनी तब से घर घर जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, ये वादा कर रहे हैं कि आप अगर हमारी सरकार बनी तो ये फैसिलिटी आपको हम देंगे। चलिए, तो ये थे परवेज आलम जी, जो बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के उम्मीदवार बने हैं और इन्होंने कहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो पहले रोजगार पे बात होगा, शिक्षा पे बात होगा, स्वास्थ्य पे बात करके और सारा काम मुहैया हम अपने ही विधानसभा क्षेत्र में करवाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बने रहिए द विश्व न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।